बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि एक प्रोग्राम करना है जिसमें 3 नंबर्स को ऐड करना है, 20 + 4.5 + 30। इसको कैसे ऐड करेंगे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हर नंबर के लिए आपने एक वेरिएबल लेना है। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस असाइनमेंट को हल करने के लिए हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो असूल क्या था, हर नंबर के लिए आपने क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है। तो एक वेरिएबल हम इस नंबर के लिए लेंगे, एक वेरिएबल हम इस नंबर के लिए लेंगे, एक वेरिएबल हम इस नंबर के लिए लेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे 20 + 30 50 हो गए और प्लस 4.5 तो ये बनेगा 54.5। तो आंसर में भी हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा। एक वेरिएबल इस नंबर के लिए लेंगे तो हमारे पास नंबर 4 हो गए, तो वेरिएबल्स भी हमने 4 लेने हैं। तो यही डिसाइड हमने करना था कि हमने कितने वेरिएबल लेने हैं। अब हम ये देखते हैं इसमें से कितने नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं और कितने नंबर जो हैं वो फ्लोट हैं। इंटीजर नंबर बगैर इशारिया वाले नंबर्स को कहते हैं। तो 2 नंबर्स हमारे पास क्या हैं, इंटीजर हैं, और 2 नंबर हमारे पास क्या हैं, इशारिया वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, यानी ये फ्लोट हैं। तो हम लिखेंगे इंट का लफ्ज़ इंटीजर नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके आगे ये ए वेरिएबल की वैल्यू भी इंटीजर है और सी वेरिएबल भी, तो लिखेंगे A, सेमीकोलन। और फिर लिखेंगे हम फ्लोट बी वेरिएबल, डी वेरिएबल। बी और डी क्यों लिखा है, क्योंकि बी वेरिएबल की वैल्यू भी पॉइंट में है, इशारिया में है, और डी वेरिएबल की वैल्यू भी पॉइंट में, इशारिया में। तो फ्लोट का लफ्ज़ इशारिया वाले नंबरों के लिए इस्तेमाल होता है। इंट और फ्लोट ये डाटा टाइप्स कहलाती हैं। इंट डाटा टाइप बगैर इशारिया वाले नंबर्स के लिए और फ्लोट डाटा टाइप इशारिया वाले नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमें यह पता चल गया इसको हल करने से पहले कि हमें 4 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से 2 वेरिएबल जो है यानी ए और सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है वो इंटीजर में होगी और बी की वैल्यू और डी की वैल्यू जो है वो फ्लोट में होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम using namespace std int main। सबसे पहले मैंने स्टेप आपको समझाया था कि आपने वेरिएबल लेने हैं। इंट A, C वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। फ्लोट B, D। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। दूसरा स्टेप क्या था, जिन वेरिएबल की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई थी, अगर हम गौर से देखें, हमें A की वैल्यू दी गई थी, B की वैल्यू दी गई थी और C की वैल्यू दी गई थी। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्वेश्चन में, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, मालूम की इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं थी। तो हमने इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू A, B और C, इनकी वैल्यूज को हमने लिखना है। तो पहला स्टेप ये था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, यानी वेरिएबल्स के नाम लिखें और उनकी टाइप लिखें। दूसरे स्टेप में A की वैल्यू, जिनकी वैल्यू गिवन है वो लिखें, B की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, और C की वैल्यू। तो इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें दी गई थी। तीसरा स्टेप क्या है, फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या था, जो हमें कहा गया कि इनको ऐड करें, किनको, A + B + C, इसको ऐड करें, ये फार्मूला। और चौथा स्टेप क्या था कि आपने इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। आखिर में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0।
ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये प्रोग्राम जो है वो सॉल्व हो गया। तो पहला स्टेप था वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, दूसरा स्टेप ये था कि आपने जिन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो लिखें, तीसरा स्टेप क्या था, फार्मूला लिखें, आपको कहा गया कि इनको ऐड करना है, और चौथा स्टेप क्या था कि इस वेरिएबल की वैल्यू जिसे आपने कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू, उसको सी आउट की कमांड की मदद से क्या करा दें, प्रिंट करा दें। अब इसका आंसर या आउटपुट क्या होगी, तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 54.5। सी आउट डी लिखने से क्या होगा, ये सी आउट की कमांड डी की वैल्यू को, डी को प्रिंट नहीं कराएगी, डी की वैल्यू को। अगर इसको डबल कामाज में लिख दें यहां पर, फिर ये डी को प्रिंट कराएगी सी आउट की कमांड, और अगर बगैर कामाज के लिखें तो डी की वैल्यू को प्रिंट कराएगी। तो ये हमारे पास एक असाइनमेंट थी जिसे हमने सॉल्व किया है। अब हम एक और इसी से रिलेटेड एक और असाइनमेंट भी हम एक और क्वेश्चन, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये मज़ीद बेहतर समझ आ जाए। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है। हमने मालूम करना है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में देखें हमारे पास कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक एरिया इस्तेमाल हो रहा है, ये आर जो है ये रेडियस है, रेडियस यानी ये सेंटर से यहां तक का फासला रेडियस। तो और ये जो पाई है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 3.14 इसकी वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट पाई की। तो हमने अगर एरिया मालूम करना हो तो हमें कितनी चीज़ों रिक्वायर्ड होंगी, एक पाई की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी जो ऑलरेडी नोन है, गिवन है, फिक्स है, और एक हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी। अब एक बात याद रखिएगा आपको पहले यही पता होना चाहिए आपको कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली दो वेरिएबल, एक एरिया के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी और एक रेडियस के लिए, और ये जो पाई जो है वो कांस्टेंट है। इस प्रोग्राम में हम ये भी सीखेंगे कि एक कांस्टेंट को प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम using namespace std hash define pi 3.14 फिर int main। देखें ये जो लाइन है ये एक नई लाइन ऐड हुई है। ये किस लिए लिखी जाती है, ये कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए लिखी जाती है। कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हम रेडियस ले लेते हैं, इंट आर फ्लोट ए। लेट्स से रेडियस की वैल्यू आपके पास 5 है, तो एरिया क्या होगा, ए। पाई को कैसे हमने डिफाइन किया अपने प्रोग्राम में, आपने पाई को ऐसे प्रोग्राम में नहीं लिख सकते सिंबल से डिफाइन, या इसको इस सिंबल से यहाँ पर प्रोग्राम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने पाई को ऐसे लिखना है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाई आर, आर स्क्वायर बन गया। अब हम कर देंगे सी आउट ए और आखिर में रिटर्न 0। अब क्या होगा,
यहाँ पर देखें आर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसको वैल्यू भी देनी है इंटीजर, इंटीजर कहते हैं बगैर इशारे वाले नंबर को। और ए वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। ए वेरिएबल फ्लोट टाइप का क्यों लिया है? अगर आप गौर करें कि अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू, इशारिया वाली वैल्यू जब आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर डेफिनेटली जो है वो पॉइंट में आएगा, इशारिया में आएगा। तो ए का जो जवाब बनेगा वो डेफिनेटली इशारिया में आएगा। इसलिए हमने ए वेरिएबल को फ्लोट टाइप का लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना है, थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, थोड़ा सा सोचना है इसको कि आर की डाटा टाइप आपने क्या रखनी है, ए की डाटा टाइप क्या रखनी है। आर वेरिएबल है याद रखना, लेकिन रेडियस को जाहिर कर रहा है, हम ऐसे कहेंगे। और ए वेरिएबल है जो एरिया को जाहिर कर रहा है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये उसको प्रिंट करा देगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगल है जिसे हम मुस्ततील भी कहते हैं। ये इसकी क्या है, लेंथ है, और ये इसका क्या है, विड्थ है। ये है रेक्टेंगल। तो इसका फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया का, लेंथ इन मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो आपको इसके लिए कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी? हमने यही समझना है कि आपको कितने वेरिएबल की ज़रूरत। लेट्स से अगर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 6 है तो फिर हमें क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 6 60 आ जाएगा। ये एरिया का फार्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया। पिछले प्रोग्राम में हमने सर्कल का एरिया मालूम किया था। तो हम कैसे से हल करेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। एल डब्ल्यू ए, एल वेरिएबल है, लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू वेरिएबल है, विड्थ के लिए, चौड़ाई के लिए इस्तेमाल। ए वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल के नाम भी आप रख सकते हैं, मैं सिंपल और शॉर्ट करके इनके नाम रख रहा हूं। लेंथ की वैल्यू, दूसरा स्टेप किया है, जिन वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है हमारे पास, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। ये हमने पहले बता दिया है कि लेंथ की वैल्यू 10 है और डब्ल्यू की वैल्यू 6 है। एरिया का फार्मूला एल इंटू विड्थ। अब इसको प्रिंट करवा दें आप, रिटर्न 0। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक लेंथ के लिए, एक विड्थ के लिए, एक एरिया के लिए। दूसरे स्टेप में क्या किया, इन वेरिएबल्स को हमने क्या दी, वैल्यूज दी। तीसरे स्टेप में हमने फार्मूला लिखा जो एरिया को कैलकुलेट करता है। और चौथे स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम इस ए वेरिएबल की वैल्यू, इस एरिया वेरिएबल की वैल्यू को सी आउट कमांड की मदद से प्रिंट करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इस लेक्चर में 3 प्रोग्राम जो है उनको समझने की कोशिश की है। आपने इनको ज़बानी याद करना है, ज़बानी लिखना है और कंप्यूटर पर ज़बानी इसका लाजमी प्रैक्टिकल करना है। अगर इन प्रोग्राम्स के आपने प्रैक्टिस कंप्यूटर पर कर ली, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया था कि कंप्यूटर पर कैसे प्रोग्राम लिखना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, अगले लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर पर भी यही प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया तो फौरी तौर पर इन प्रैक्टिकल्स को, इन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पर कोड करें, कंपाइल करें, रन करें, ताकि और ज़बानी करने हैं ताकि आपको जल्द अज जल्द ये प्रोग्रामिंग की समझ आ सके। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम दोस्त इन वीडियो लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।